स्वागत है आप सभी का प्रशासनिक गुरुकुल की इस गुरु सीरीज में, जिसमें हम यूपी पीसीएस 2023 में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए लेकर आए हैं सबसे संभावित 15 प्रश्नों की श्रृंखला। आइए देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है करंट अफेयर्स से कि निम्न में कौन भारत की एवं वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट है। लोको पायलट अर्थात जो ट्रेन चलाती है महिलाएं, वो लोको पायलट यहाँ पे महिला पूछा गया है, पहली पूछा गया है। और ये भारत की भी पहली महिला लोको पायलट है जिन्होंने 1988 से ये जॉब ज्वाइन की थी। और साथ ही एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि ये एशिया की भी पहली महिला लोको पायलट है। एशिया की भी ये पहली महिला लोको पायलट है, तो भारत की तो अपने आप हो जाएंगी। तो भारत और एशिया की पहली महिला लोको पायलट अगर आपसे पूछा जाता है तो भी उत्तर आपका यही होगा, सुरेखा यादव। और हाल ही में जो वंदे भारत ट्रेन चली है उसको उन्होंने चलाया था, तो वंदे भारत ट्रेन को चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट भी सुरेखा यादव हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में सेबी के द्वारा गठित समितियों और उनके अध्यक्ष के संदर्भ में सही युग्म का चुनाव करना है। सेबी ने कुछ समितियां हाल ही में कई सारे मुद्दों को लेकर के गठित की हैं और उनके कौन अध्यक्ष है ये पूछा जा सकता है। तो कई बार वन लाइनर में आता है और कई बार हमने इसको एक जगह समाहित करके एक प्रश्न में ही 3 प्रश्नों को बनाया है। तो ईएसजी हेतु जो समिति बनाई गई है उसके अध्यक्ष हैं नवनीत मुनोत। ये नवनीत मुनोत हैं, इनको अध्यक्ष बनाया गया है ईएसजी के लिए। एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसके लिए जो निवेश आकर्षित करने के लिए जो समिति बनी है उसके लिए किसको अध्यक्ष बनाया गया है, केवी सुब्रमण्यम। केवी सुब्रमण्यम को निवेश आकर्षित करने के लिए समिति बनी एफपीआई हेतु, उसका अध्यक्ष बनाया गया है। और तीसरी डेटा उपायों हेतु आशीष कुमार चौहान के नेतृत्व में, या आशीष कुमार चौहान है, इनके नेतृत्व में जो समिति बनाई गई है डेटा उपायों के लिए। तो कई सारी समितियों संबंधित प्रश्न आते रहे हैं, तो यहाँ पे सेबी की जो समितियां हाल ही में बनी है उनके द्वारा ये 3 अध्यक्ष हैं। इनके नाम जरूर याद रखिएगा। आपसे अकेले भी कोई प्रश्न पूछा जा सकता है या मिलाने के लिए भी पूछा जा सकता है अन्य समितियों के साथ में, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तीनों यहाँ पे सही सुमेलित हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा सकल घरेलू जलवायु जोखिम रिपोर्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये रिपोर्ट क्या बताती है, ये रिपोर्ट ये बताती है कि जलवायु परिवर्तन के माध्यम से आगे आने वाले जो वर्ष हैं उसमें सबसे ज्यादा कौन से राज्य प्रभावित होंगे। जैसे भारत के अंदर भी इसमें 9 राज्य ऐसे हैं जो प्रभावित होने की संभावना है, उसमें उत्तर प्रदेश भी आपका शामिल है। और जो सर्वाधिक प्रभावित है वो है केरल और पंजाब। तो केरल पंजाब सर्वाधिक प्रभावित हैं। और ऐसे ही सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में जिसके राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं उसमें चीन और अमेरिका और भारत, ये शीर्ष 3 स्थानों पर ऐसे देश हैं जिनके राज्यों को सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज का सामना करना पड़ेगा। तो ये बताती है रिपोर्ट, किसके द्वारा ये जारी की गई है। यहाँ पे प्रश्न ये पूछा गया है, तो क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव, ये क्रॉस है डिपेंडेंसी इनिशिएटिव, इसके द्वारा ये रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है। और यूपी में इसमें 25 स्थान ऐसे बताए गए हैं जो जलवायु से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। और टॉप 50 जो इसने स्थान बताए जो सबसे ज्यादा जलवायु से प्रभावित है वो 3 देशों में है। कहां पे, यूएस में, चाइना में और इंडिया में। और भारत के कितने राज्य इससे प्रभावित होंगे, 9 राज्य। यूपी भी उसमें शामिल है। और सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होगा, केरला। नंबर 1 पे अगर पूछा जाता है तो याद रखिएगा केरला। अगला प्रश्न, केके बिरला फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 2023 में 32वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है। तो केके बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार दिए जाते हैं। कल हमने सरस्वती सम्मान के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा की थी, जो किसको दिया गया है, शिवशंकरी जी को दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है, इनकी जो रचना है संस्मरण है सूर्यवंशम, उसके लिए। और यहाँ पे जो बात की गई है 32वां व्यास सम्मान, ये शिवशंकरी जी को भी 32वां दिया गया था। सरस्वती सम्मान है ये इनका, सरस्वती सम्मान 32वां किसको दिया गया है, शिवशंकरी जी को। और व्यास सम्मान किसको दिया गया है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, इनकी रचना किसके लिए, पागल खाना के लिए। ये ज्ञान चतुर्वेदी जी हैं और डॉक्टर हैं, ये हार्ट के डॉक्टर हैं, बुंदेलखंड से संबंधित हैं, झांसी में मऊरानीपुर के पास में रहने वाले हैं, यूपी के स्पेशल जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको बहुत खास रूप से इसको ध्यान रखना होगा। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, ये आपको ध्यान रखना होगा। नंबर जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कई बार नंबर देता है, ईयर नहीं देता यूपीएससी, सीधे पूछेगा 31वां किसको दिया गया है, 32वां किसको दिया गया है। तो ये आपको जरूर यहाँ पे याद रखना होगा कि 32वां ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया है और 32वां सरस्वती सम्मान शिवशंकरी जी को दिया गया है। अगला प्रश्न एनवायरमेंट से रिलेटेड है। भारत के भूस्खलन एटलस 2023 के अनुसार वर्ष 1988 से 2022 यानी लगभग 24 वर्ष की जो अवधि है, इस अवधि में भूस्खलन की घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित राज्य था।
तो यहाँ पे जो घटनाओं की लिस्ट दी गई उसमें सर्वाधिक प्रभावित कौन है? मिजोरम है। सामान्यतः हम लोग उत्तराखंड या वेस्टर्न घाट का कोई राज्य सोचते हैं सर्वाधिक प्रभावित होगा भूस्खलन से, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड अलग दिख रहा है, तो यहाँ पे प्रश्न बनने की संभावना जरूर है, क्योंकि अधिकतर लोग उत्तराखंड टिक करके आएंगे इसमें। लेकिन ध्यान रखना है आपको, मिजोरम इसका सही उत्तर है। मिजोरम में सर्वाधिक घटनाएं इस अवधि में देखने को मिली हैं 12,385, और उत्तराखंड में इससे कम है 11,219, और त्रिपुरा तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है जहां पे 8,070 घटनाएं देखने को मिली हैं। और शीर्ष 5 में आपका इसमें कोई भी वेस्टर्न घाट का राज्य शामिल नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। हालांकि जो क्षेत्र के अनुसार अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट भी भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में माना जाता है। इसके अलावा अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करता है कि कौन सा जिला सबसे ज्यादा भूस्खलन से प्रभावित है इस एटलस के अनुसार, तो वो है उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल, ये सबसे ज्यादा भूस्खलन से प्रभावित है। और तीसरे स्थान पे केरला का त्रिशूर जिला। तो ये रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई, इसके आंकड़े जरूर याद रखिएगा। शीर्ष राज्य, शीर्ष 3 या शीर्ष 5 राज्य, शीर्ष डिस्ट्रिक्ट या जिला आपसे पूछा जा सकता है। चूंकि ट्रेंड अलग है, मिजोरम सामान्यतः दिमाग में नहीं आता है हम लोग के ऐसे प्रश्नों के समय में, तो इसको याद जरूर रखिएगा, मिजोरम इसका सही उत्तर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में कौन सा भारत का प्रथम ऐसा उच्च न्यायालय है जिसने हाल ही में निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने का निर्णय लिया है? तो ऐसा कौन सा न्यायालय है? केरल। केरल ने हाल ही में अपनी रीजनल लैंग्वेज जो उसकी है मलयालम में अपने निर्णयों को प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा ऐसा ही निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी लिया गया है। किसके द्वारा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। और 4 लैंग्वेज इसमें शामिल की गई हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आगे से प्राप्त होंगे। हिंदी, गुजराती, उड़िया और तमिल। इंग्लिश में तो आता ही आता है, ये मत बोलिएगा इंग्लिश नहीं है इसमें। क्षेत्रीय भाषाओं में किन भाषाओं में दिया जाएगा? तो इन 4 क्षेत्रीय भाषाओं में दिया जाएगा। इंग्लिश में तो आता ही है, इसके अलावा इन 4 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। तो एक प्रश्न ये भी आपसे बन सकता है कि किस भाषा में है? मराठी दे देगा आपको अलग से कोई भाषा के रूप में, या कन्नड़ दे देगा आपको अलग भाषा के रूप में। ये नहीं है, चारों के नाम जरूर याद रखिएगा, हिंदी, गुजराती, उड़िया और तमिल। और केरल ऐसा प्रथम उच्च न्यायालय है जिसने मलयालम भाषा में यानी क्षेत्रीय भाषा में अपने निर्णय प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। सही उत्तर होगा केरल उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न आपका हाल ही में जो चर्चा में था, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल है एक सेंट्रल बैंकिंग। तो सेंट्रल बैंकिंग हर साल पुरस्कारों की घोषणा करता है, ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल है, और इसके जो पुरस्कार है 2023 के लिए, इसके बारे में सही सुमेलित युग्म आपको बताना है। तो देखिए कौन कौन से पुरस्कार इसमें दिए गए हैं। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है शक्तिकांत दास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, यानी गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, ये एकदम ठीक है। ये रिजर्व बैंक के गवर्नर है वर्तमान शक्तिकांत दास जी, तो ये एकदम ठीक है। दूसरा, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया, ये गलत है। ये किसको मिला है? यूक्रेन का जो नेशनल रिजर्व बैंक है उसको ये दिया गया है। यूक्रेन का जो नेशनल रिजर्व बैंक है, जैसे भारत का आरबीआई है, ऐसे यूक्रेन का नेशनल रिजर्व बैंक है, उसको ये दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक को ये नहीं दिया गया। जैसे अमेरिका का यूएस फेडरल है, इसी तरीके से यूक्रेन का जो राष्ट्रीय बैंक है उसको ये दिया गया है। तो केवल एक सुमेलित है, तो सही उत्तर हो जाएगा केवल एक। अगला प्रश्न आपका, ये हाल ही में डेटा परिवर्तित हुआ है। हाल ही में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म निम्न में किस स्टेशन पर बनाया गया है? तो पहले हम लोग गोरखपुर या खड़गपुर उसमें टिक करते थे, लेकिन अब से इसका उत्तर होगा हुबली जंक्शन। हुबली जंक्शन का वास्तविक जो नाम है वो भी आपसे पूछा जा सकता है विकल्प में कंफ्यूज करने के लिए, तो वो भी याद रखिएगा, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली, यह वास्तविक नाम है स्टेशन का। और यहाँ पे जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो 1507 मीटर का बनाया गया है, 1507। और यहाँ पे ये बोर्ड भी लगाया गया, यू आर एट वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म हुबली। 1507 मीटर का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? हुबली जंक्शन में। हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा ये राष्ट्र को समर्पित किया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, वन लाइनर फैक्ट में आपसे ही पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, एक और साहित्यिक पुरस्कार से हमने सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान की चर्चा की, अंतरराष्ट्रीय साहित्य की बात हो रही है। यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि हेतु वर्ष 2023 का पेन नोबुकोव पुरस्कार, पेन नोबुकोव अंतरराष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए दिया जाता है, किसको दिया गया है? तो हाल ही में जो भारतीय हैं उनको मिला है, इसलिए महत्वपूर्ण है, विनोद कुमार शुक्ला। विगत 2 वर्षों में एनी कार्सन व थियांगो को दिया गया था, लेकिन इस वर्ष के लिए भारतीय को मिला है, इसलिए महत्वपूर्ण है, प्रश्न में पूछा जा सकता है, क्योंकि किसी भारतीय को मिला है। किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ला। ये विनोद कुमार शुक्ला जी हैं, इनको मिला है पेन नोबुकोव पुरस्कार। पुरस्कार का भी नाम याद रखिएगा और राइटर का भी नाम याद रखिएगा, किनको मिला है, साहित्यकार कौन है। अगला पुरस्कार प्रित्जकर पुरस्कार 2023 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो ये किससे रिलेटेड है? ये आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, स्थापत्य कला से संबंधित है। जो बहुत बढ़िया आर्किटेक्ट बनाते हैं लोग,
उनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और हाल ही में जो ब्रिटिश आर्किटेक्ट हैं डेविड चिपरफील्ड, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये पहले पूछा भी गया यूपीपीसीएस में, प्रिज्कर पुरस्कार कई बार, तो अभी हाल ही में ये चर्चा में भी रहा है। ये इसका सिंबल है प्रिज्कर पुरस्कार का, ये प्रतीक चिन्ह दिया जाता है और ये मिला है डेविड चिपरफील्ड को। नाम जरूर याद रखिएगा, क्षेत्र भी पूछ लेता है कि प्रिज्कर पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो स्थापत्य के लिए, आर्किटेक्ट के लिए दिया जाता है। सही उत्तर होगा डेविड चिपरफील्ड। अगला प्रश्न, खेल से संबंधित जनवरी 2023 में घोषित आईसीसी वार्षिक पुरस्कार 2022 के संदर्भ में सही सुमेलित युग्मों का चुनाव आपको करना है। तो वर्ष 2022 के जो वार्षिक पुरस्कार थे उनकी घोषणा 2023 के प्रारंभ में जनवरी में करी गई। पहला है पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेल, किसको दिया गया है? सूर्य कुमार यादव को। ये सूर्य कुमार यादव हैं, इनको मिला है मेल T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। और फीमेल T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? ताहिलिया मैग्रॉ। और महिला इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? रेणुका सिंह। अब देखिए दोनों तो महत्वपूर्ण हैं क्योंकि दोनों भारतीय हैं, सूर्य कुमार यादव और रेणुका सिंह। तीसरा यहां पे ताहिलिया मैग्रा ही मैंने क्यों पूछा है? क्योंकि जो WPL हो रहा है उसमें यूपी वॉरियर्स की तरफ से जो खेलती हैं वो ताहिलिया मैग्रा हैं, इसलिए इनको पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है क्योंकि इनका संबंध यूपी से हो गया अब, तो इसलिए ये तीन यहां पे रखे गए। और भी पुरस्कार हैं जिसमें अन्य खिलाड़ियों को दिया गया है, लेकिन ये तीन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये जरूर याद रखिएगा। और तीनों युग्म सुमेलित हैं, तो सही उत्तर होगा 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 के तृतीय संस्करण का आयोजन कहां किया गया है? तो ये हाल ही में कहां किया गया था? जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग में। स्थान भी पूछ लेगा कभी आपसे, गुलमर्ग, सोनमर्ग, इस तरीके के विकल्प देकर के कंफ्यूज किया जा सकता है, तो गुलमर्ग भी याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर। और ये विंटर गेम्स है, विंटर गेम्स है तो किसी ऐसे राज्य में होगा जहां पे बर्फ वगैरह हो, तो जम्मू कश्मीर सही उत्तर इसका होगा। अगला प्रश्न, भारत के किस नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल करने के लिए हाल ही में नामांकित किया गया है? शामिल नहीं किया गया है, नामांकित किया गया है। तो पिछले वर्ष जो है इसमें गरबा के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन अभी इस बार जो है इसको भरतनाट्यम को भी नामांकित किया गया है। तो मिलते जुलते विकल्प मिलेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन शामिल है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो शामिल है नृत्य वो कौन कौन से हैं। एक छऊ नृत्य शामिल है और एक कालबेलिया नृत्य शामिल है आपका। ये दो नृत्य अभी तक इसमें शामिल हैं। इसके अलावा जो और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है भारत की वो अभी तक 12 हैं। इसमें बुद्धिस्ट चैंटिंग, कुंभ मेला, कोडियट्टम, मुदियट, नवरोज, रम्मन, ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट, यूटेंसिल मेकिंग और योगा को शामिल किया गया है, रामलीला को शामिल किया गया है, संकीर्तन को और वेद पाठ को। जो छोटे छोटे शास्त्रीय बालक आपने देखे होंगे वेद पाठ करते हैं, उसको भी सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया है। तो ये हैं। अगर नृत्य पूछा जाता है कौन से शामिल हैं, तो कालबेलिया और छऊ नृत्य, दो नृत्य इसमें शामिल हैं। अभी नामांकन किसका किसका किया गया है, तो पिछले वर्ष गरबा का किया गया था, इस वर्ष भरतनाट्यम का इसमें किया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो यह स्थापित किया जाना है उत्तराखंड में। इंडियाज फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी मॉनिटर स्पेस एक्टिविटी टू कम अप इन उत्तराखंड, तो यह भी उत्तराखंड राज्य में स्थापित किया जाना है। तो वन लाइनर एक प्रश्न आपसे इसके संदर्भ में बन सकता है। अगला प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश विशेष से संदर्भ में है। रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के और उनके जिलों के बारे में सही सुमेलित युग्म आपको बनाना है। तो समन पक्षी विहार मैनपुरी, ये एकदम ठीक है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली, ये भी एकदम ठीक है। और सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई, ये भी एकदम ठीक है। सरवई नवर झील महोबा, ये गलत दिया हुआ यहाँ पे। सरवई नवर झील जो है वो कहाँ है? इटावा में है, इटावा जिले में है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पूछा था कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है, तो नहीं, इसमें डी है। तो ये थी आज की हमारी 15 प्रश्नों की श्रृंखला। आज की कक्षा में जुड़ने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे इसी तरीके के वीडियोस रेगुलर प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। जुड़े रहिए प्रशासनिक गुरुकुल के साथ यूट्यूब में।